हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद तमन्ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी। हम शिक्षा मनोविज्ञान को शुरू करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हमें शिक्षा और मनोविज्ञान इन दोनों ही शब्दों को समझना जरूरी है। इसीलिए अगर आपने ये डिस्कस नहीं किया है कि शिक्षा क्या है तो प्लीज आप वो वाला लेसन देख सकते हैं जिसमें कि हमने शिक्षा को डिफाइन किया है अच्छे से। और आज हम डिस्कस करेंगे मनोविज्ञान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अगर इस शब्द पर नजर डालेंगे मनोविज्ञान, तो ये एक हिंदी का शब्द है। कौन सा है? हिंदी का शब्द है जो कि इंग्लिश के वर्ड साइकोलॉजी से बना है। तो ये हिंदी का शब्द है और इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी का जो वर्ड है उसका हिंदी रूपांतरण है। और साइकोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों यानी कि साइको और लोगो से मिलकर बना है। तो आपको ध्यान में देना है, यहाँ पर आप यूनान भी लिख सकते हैं। यूनान ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइको और लोगोस, जिसमें कि लोगोस का अर्थ तो हमेशा से अध्ययन रहा है यानी कि स्टडी, लेकिन साइको का जो अर्थ है वो समय समय पर परिवर्तित होता रहा है। इसी को ही हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि प्रारंभिक अवस्था में यानी कि जो स्टार्टिंग पीरियड था उसमें जो मनोविज्ञान था वो दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा थी, यानी कि फिलॉसफी की क्या थी, एक ब्रांच थी, जहां पर मनोविज्ञान का जो अध्ययन था वो दर्शन शास्त्र के अंदर ही किया जाता था। जब मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ तो मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में आगे उभर कर आया। दर्शन शास्त्र फिलॉसफी से अलग होने की जो प्रक्रिया थी उसमें मनोविज्ञान का जो अर्थ है उसमें बहुत सारे परिवर्तन आए, क्योंकि जितने भी दार्शनिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे, अपने अपनी तरफ से मनोविज्ञान का क्या अर्थ हो सकता है उसको डिफाइन कर रहे थे। तो इस तरह से उस पीरियड में, उस क्रम में और उस प्रक्रिया में आप समझ सकते हैं कि मनोविज्ञान के अर्थ में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं और उन्हीं परिवर्तनों को समझना जरूरी है। तो चलिए, मनोविज्ञान के अर्थ में परिवर्तन। सबसे पहले है आत्मा का अध्ययन, यानी कि आत्मा, सोल का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। 16वीं शताब्दी में इस बात पर बल दिया गया कि मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन माना गया। तो ध्यान दीजिए आप, जो 16वीं शताब्दी थे उसमें मनोविज्ञान का अर्थ माना गया आत्मा का अध्ययन। इनको मानने वाले जितने समर्थक थे जो कि आत्मा का अध्ययन मानते थे मनोविज्ञान को, उनका मानना था कि साइको का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। तो मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ है वो यही है कि इसमें एक व्यक्ति की आत्मा का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से इन्होंने डिफाइन किया था किसे, मनोविज्ञान को, सबसे स्टार्टिंग में। ध्यान दीजिए आप, और इसके जो समर्थक रहे, जो इस परिभाषा को इस प्रकार का उन्होंने अर्थ दिया और इस रूप में स्वीकार किया, वो थे अरस्तु, प्लेटो और डेकार्ट। ये सभी क्या थे? ये दार्शनिक मनोवैज्ञानिक थे। ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया है कि पहले मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र में ही था, उसी में इस विषय का अध्ययन किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे मनोविज्ञान जो है वो दर्शन शास्त्र से अलग हुआ और एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसका उदय हुआ। अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टो, ये सब क्या थे? ये सभी दार्शनिक मनोवैज्ञानिक थे। तो उन्होंने 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को इस प्रकार से डिफाइन किया कि मनोविज्ञान का अर्थ है आत्मा का अध्ययन। लेकिन धीरे धीरे ये परिभाषा बिल्कुल मान्य नहीं रही। अब ये परिभाषा मान्य क्यों नहीं रही, इसके पीछे का कारण ये था, जो अन्य दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे वे इनसे ये सवाल करने लगे कि अगर मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है तो आत्मा क्या है। उन्होंने पूछा आत्मा क्या है, आत्मा की प्रकृति क्या है।
आत्मा का स्वरूप क्या है, क्योंकि कोई भी विद्वान आत्मा को नहीं देख सकता। तो जब आत्मा का ही नहीं पता कि आत्मा है क्या, तो उसका अध्ययन किस प्रकार से किया जाए। इस प्रकार से ये जो परिभाषा थी, इसको 16वीं शताब्दी में ही अस्वीकार कर दिया गया और इसको मान्यता नहीं मिली। फिर उसके बाद आप ये मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का अध्ययन माना गया। 17वीं शताब्दी में यहाँ बात आई थी 16वीं शताब्दी की, और यहाँ बात आई है 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में लॉक, बकरली, हॉब्स, कांट व ह्यूम ने मनोविज्ञान की विषय वस्तु को मन के रूप में स्वीकार किया। ध्यान दीजिए, यहाँ 16वीं शताब्दी में, और जितने दार्शनिक मनोवैज्ञानिक हुए आपको उनका नाम भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि अरस्तु ने मनोविज्ञान को किस रूप में परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि यह आत्मा का अध्ययन है। अगर आ सकता है लॉक और होब्स ने किस रूप में परिभाषित किया, तो इन्होंने कहा ये मन का अध्ययन है। 17वीं शताब्दी में इनका कहना था कि साइको का अर्थ होता है मन, और लोगोस का मतलब जो अर्थ होता है वो होता है अध्ययन। यानी कि मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है किसी भी व्यक्ति के मन का अध्ययन करना। मन या मस्तिष्क, आप इसको माइंड समझ सकते हैं। और इसके जो समर्थक थे इस अर्थ की परिभाषा देने की, वो थे लॉक, बेकरली, हॉब्स, कांट व ह्यूम। और इन्होंने मनोविज्ञान की विषय वस्तु किसे माना? मन को माना। लेकिन ये भी परिभाषा 17वीं शताब्दी में पूरी अमान्य सिद्ध हुई, और इसके पीछे का कारण उन्होंने ये दिया कि जिस प्रकार से आत्मा को देखा नहीं जा सकता, उसी प्रकार से मन को भी देखा नहीं जा सकता, क्योंकि आत्मा और मन ये दोनों ही क्या है? अमूर्त वस्तुएं हैं। ना तो इनको देखा जा सकता है और ना तो इनको सुना जा सकता है। इनका मानना ये था, जो इनके विपक्ष में थे, उन्होंने कहा अगर हम मान भी ले कि मनोविज्ञान आत्मा और चेतना का अध्ययन है, तो ये एक ऐसी विषय वस्तु है जो पूरी तरह से अस्पष्ट है। यानी कि ना चाहते हुए जो चीज हमें क्लैरिफाई ही नहीं है, उसको हम किस रूप में, किस प्रकार से एक्सेप्ट कर ले। तो उनका भी ये मानना था कि मन की प्रकृति क्या है, किसी के मन में क्या चल रहा है आप ये पता नहीं लगा सकते, और मन का अध्ययन कोई भी बड़ा विद्वान नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से 17वीं शताब्दी में भी इस परिभाषा को मान्यता नहीं दी गई और इसको अस्वीकार किया गया। फिर उसके बाद चेतना का अध्ययन मनोविज्ञान को 19वीं शताब्दी में, यहाँ 16वीं, यहाँ 17वीं और यहाँ पर 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को विलियम जेम्स, विलियम वुंड, यहाँ पर विलियम वुंड की बात आई है तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनसे रिलेटेड। यही मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1879 ईस्वी में जर्मनी में मनोविज्ञान से संबंधित एक प्रथम प्रयोगशाला यानी कि लैबोरेटरी का उद्घाटन किया था, और इन्होंने ही वो बनाई थी जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय। लेकिन आज जो वर्तमान में इसका नाम है वो है कार्ल मार्क्स। 19वीं शताब्दी वह शताब्दी थी जिसमें कि जो मनोविज्ञान था उसके ऊपर से दर्शन शास्त्र का जो प्रभाव था वो पूरी तरह से खत्म हो गया था, क्योंकि ये 16वीं और 17वीं शताब्दी में फिर भी जो दार्शनिक थे, दर्शन शास्त्र था, फिलॉसफी थी, उसका प्रभाव मनोविज्ञान पर था। लेकिन 19वीं शताब्दी में जो भी दर्शन शास्त्र का प्रभाव था मनोविज्ञान से खत्म हो गया था, और मनोविज्ञान अब प्रयोगात्मक हो गया था, यानी कि उसको प्रयोगात्मक रूप में सब देखने लग गए थे। इसीलिए 19वीं शताब्दी में विलियम जेम्स, विलियम वुंड, जेम्स सली, टिचनर, इन सभी ने मनोविज्ञान के विषय वस्तु को चेतना के रूप में स्वीकार किया। तो ध्यान दीजिए, इन्होंने ये कहा कि साइको का अर्थ होता है चेतना और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। तो इनका मानना यही था कि जो मनोविज्ञान है उसमें एक व्यक्ति की चेतना का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से इन्होंने डिफाइन किया था मनोविज्ञान को। और ये सभी, आपको ये सारे समर्थक के नाम भी ध्यान में रखने हैं, विलियम जेम्स, विलियम वुंड, जेम्स सली और टिचनर, ये जो सभी थे इनको कहा गया संरचनावादी। ध्यान दीजिए,
इन सभी को संरचनावादी कहा गया। और इस प्रकार से इन्होंने कहा कि चेतना का अध्ययन है मनोविज्ञान, लेकिन बाद में ये अर्थ बिल्कुल सीमित होने के कारण इसको अस्वीकार कर दिया गया। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि ये अर्थ जो ये परिभाषा थी कि मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन है, इसका अर्थ सीमित क्यों था? क्योंकि संरचनावादी जो थे, जितने विलियम जेम्स, विलियम वुड, जेम्स हली, टिचनर, इन सभी ने इस बात को मान्यता दी थी कि मनोविज्ञान में चेतना का अध्ययन किया जाता है, यानी कि चेतना की अनुभूतियों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन कई ऐसे मनोवैज्ञानिक थे, उनका मानना ये भी था कि कुछ हमारे अनुभव होते हैं, यानी कि व्यक्तियों के कुछ अनुभव ऐसे भी होते हैं जो कि उनके अचेतन मन में भी होते हैं। तो सिर्फ हम मनोविज्ञान को चेतन का अध्ययन करेंगे तो ये परिभाषा क्या हो जाएगी, बहुत ही संकुचित हो जाएगी। साथ ही साथ सिगमंड फ्रॉइड, जिन्हें मनोविश्लेषणवाद का जनक कहा जाता है, उन्होंने तो मन को 3 भागों में विभाजित किया था, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। तो इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान कोई चेतन का ही अध्ययन नहीं है, जिसमें चेतना का ही अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, इन सभी का ही अध्ययन किया जाता है। इस वजह से ये जो कहा गया, जिन्होंने इस रचनावादी थे, जिन्होंने 19वीं शताब्दी में इस प्रकार से बोला कि मनोविज्ञान चेतन का अध्ययन है, तो ये पूरी तरह से अर्थ सीमित होने के कारण इनको अस्वीकार कर दिया गया। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बात करते हैं, फोर्थ है आपका व्यवहार का अध्ययन, यानी कि बिहेवियर। तो 20वीं शताब्दी में वॉटसन, वुडवर्ड, स्किनर ने मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन के रूप में स्वीकार किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसी को ही आज तक मान्यता प्राप्त है, यानी कि आधुनिक समय में भी, इस समय में भी हम मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के रूप में ही स्वीकार करते हैं। और इन्होंने ये कब बोला? 20वीं शताब्दी में इन्होंने इस बात को सिद्ध किया। और इसके जो समर्थक थे वो कौन थे? वॉटसन, वुडवर्ड, स्किनर। और इनको कहा जाता है व्यवहारवादी। इनका मानना था मनोविज्ञान का अर्थ है किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना। और उन्होंने इस बात को इस तरह से सिद्ध किया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है वो क्या है? व्यवहार, एक व्यक्ति का बिहेवियर, यानी कि उसका व्यवहार। इन्होंने इस बात को इस प्रकार से सिद्ध किया कि इन्होंने यह कहा कि जो मनोविज्ञान है वो एक वस्तुपरक विज्ञान है, यानी कि मनोविज्ञान ऑब्जेक्टिव साइंस है, जिसमें कि व्यवहार के तीनों पक्षों, क्या, क्यों और कैसे, इन तीनों का ही अध्ययन किया जाता है। इसीलिए मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान एक व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन है। इस रूप में मनोविज्ञान को पूरी तरह से क्या मिली है? शाबाशी मिली, और इसी रूप को पूरी तरह से स्वीकार किया गया। और उन्होंने इस बात को ये सिद्ध भी किया है कि ये एक ऑब्जेक्टिव साइंस है, यानी कि एक वस्तुपरक विज्ञान है। जो व्यवहार है वो वस्तुनिष्ठ है, आप किसी के भी व्यवहार को देख सकते हैं। पहले ये तीनों में क्या बातें हुई थी? ना तो आप आत्मा को देख सकते हैं, ना ही मन को, ना ही चेतना को। आप व्यवहार को देख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं आप उसको देख सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं। वैसे व्यवहार की जो अनुभूतियां होती है, अनुभूति से ही व्यवहार का पता चलता है, लेकिन व्यवहार को देखा जा सकता है, पहचाना जा सकता है। इस प्रकार से जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का अध्ययन है। इस बात को सिद्ध किया है व्यवहारवादियों ने, जिसमें प्रमुख नाम आते हैं वॉटसन, वुडवर्ड और स्किनर का। इस तरह से एक बहुत ही प्रसिद्ध जो वुडवर्ड हुए हैं व्यवहारवादी, उन्होंने इसको इस प्रकार से डिफाइन किया है कि सर्वप्रथम, यानी कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा, यानी कि आत्मा को छोड़ा, फिर अपने मन को त्यागा और फिर अपनी चेतना खोई।
चेतना खोई और अब ये व्यवहार के ढंग को अपनाए हुए। यानी कि आज हम मनोविज्ञान को इस रूप में स्वीकार करते हैं कि मनोविज्ञान एक बालक, एक व्यक्ति के व्यवहार का और उसकी मानसिक प्रक्रियाओं का ही अध्ययन है, जिसमें हम बालक के व्यवहार को देखते हैं और व्यवहार से संबंधित जो तीनों पक्ष है, क्या, क्यों और कैसे, इसका अध्ययन करते हैं। तो आज हमने मनोविज्ञान को डिस्कस किया है। आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा और ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हुआ होगा। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।